हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से CDS 1 2023 एंड FCAT 1 2023 एस्पिरेंट्स के लिए एक फ्री सीरीज लॉन्च की गई है। इस सीरीज में हम आपके साथ आपको सारे सब्जेक्ट अपने चैनल पे फ्रीली प्रोवाइड पढ़ाएंगे। इस वाले लेक्चर में मैं आपके साथ ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि अर्थ का अंदर कैसा है, अर्थ का इंटीरियर किन चीजों से मिलकर बना है, वहां पे क्या क्या लेयर्स हैं, क्या है, कैसा है, वो सब हम इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली सोर्सेस ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इंटीरियर के बारे में हमें कैसे पता चलता है, किन किन सोर्सेस से पता चलता है, वो पढ़ेंगे। देन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक वेव्स, कितनी टाइप की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होता है वो। देन शैडो जोन, स्केल ऑफ मेजरिंग अर्थक्वेक वेव्स कि कौन कौन से स्केल हैं जिनसे हम अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कि अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है और कैसा है। देन वॉल्केनोज, फिर टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, लास्ट में वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। इन सब चीजों के बारे में हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोर्सेस ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में देखेंगे कि अर्थ का इंटीरियर जो है ये हमें पता कैसे चला है, किन सोर्सेस से पता चला है। तो देखो, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए हम दो तरीके से जान सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? कि आप खुद अर्थ के अंदर चले जाएं और वहां पे जाके देख लें कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो वो हमने ट्राई किया। जो गोल्ड माइंस इन अफ्रीका है, हमने अफ्रीका में जो डीपेस्ट गोल्ड माइन है वो खोदी। वो कितनी है? 2 से 3 किलोमीटर डीप है। डीपेस्ट ड्रिल इन कोला, कोला में हमने ड्रिल किया था अर्थ के नीचे और चेक किया था कि कितना है। फिर डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये हमने आर्कटिक ओशन में किया था। ये अराउंड आपका 12 किलोमीटर है। ठीक है। तो इन सब इन चीजों से आप देखो तो आप देखोगे कि आपको ज्यादा नहीं और 10 से 15 किलोमीटर तक के ही हम अर्थ के नीचे जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जैसे ही आप अर्थ के अंदर जाएंगे आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों इंक्रीज करेगा। बहुत, आप जैसे ही अर्थ के नीचे जाएंगे बहुत ज्यादा गर्मी होगी और काफी ज्यादा प्रेशर होगा। इस वजह से हम अर्थ के नीचे एक लिमिट के बाद नहीं जा सकते। फिर एक और सोर्स है डायरेक्ट में, अबाउट वॉल्केनोज, कि वॉल्केनोज से हम पता लगाते हैं। लेकिन वॉल्केनोज से देखो, वॉल्केनोज से जो आपका लावा आ रहा है, ठीक है, जो लावा रॉक डिब्रिस आ रहे हैं, एक तरीके से तो वो अर्थ के अंदर की चीजें ही बाहर ला रहे हैं। लेकिन लेकिन हम इससे ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पे जो लावा आ रहा है वो कितने डेप्थ से आ रहा है, कितनी उस गहराई से ये लावा आ रहा है। ठीक है। तो वॉल्केनोज एक ऑप्शन था लेकिन उतना अच्छा ऑप्शन नहीं। ठीक है जी। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या होते हैं जी? इनडायरेक्ट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहां पे आप डायरेक्टली खुद नहीं जाते हो। आप थ्रू अजम्पशंस, थ्रू अदर फिनोमिना, आप एक अजम्पशन, एक अंदाजा लगाते हो कि अच्छा अर्थ के अंदर ऐसे ऐसा होगा। कैसे? डेंसिटी। देखो, एक चीज है, जैसे ही आप अर्थ के अंदर जाओगे तो विद इंक्रीज इन डेप्थ, डेप्थ बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। जैसे डेप्थ बढ़ता है डेंसिटी बढ़ती है। सेकंड, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? अबाउट ग्रेविटेशन अनोमली। ग्रेविटेशन अनोमली, अब ये क्या होता है? ग्रेविटेशन अनोमली होता है कि आपकी जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये आपके अर्थ पे कांस्टेंट नहीं है। आपके इक्वेटर पे 9.8 है, जैसे आप पोल्स पे जाओगे कम होगा, अर्थ के सरफेस के नीचे जाओगे कम होगा। तो इससे ये जो चेंजेस आते हैं इसे हम ग्रेविटेशन अनोमली कहते हैं। इससे भी हम उतने अच्छे से पता नहीं लगा सकते। अगला पॉइंट क्या है? अगला है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ दिक्कत क्या आती है?
जो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ से जनरेट होती है, ये भी एक अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने का तरीका है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है? तो बच्चों, इसमें दिक्कत ये आती है कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के अंदर जो सब्सटेंस है वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे कहीं डेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं बहुत ही स्कार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जो है उसमें काफी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी एन ऑप्शन। लास्ट, सेस्मिक एक्टिविटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है सेस्मिक एक्टिविटी? जो आपकी अर्थक्वेक रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसे कहते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? तो अर्थक्वेक इज द क्वेक, ट्रेमर और टेम्बलर। बेसिकली अर्थक्वेक आपका शेकिंग ऑफ द अर्थ होती है। शेकिंग ऑफ द अर्थ को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब अर्थ शेक क्यों होता है? ड्यू टू सेस्मिक वेव्स। जो अर्थ के अंदर से जो वेव्स रिलीज होती हैं उसे हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, इस वेव्स के आने की वजह से आपका अर्थ का जो सरफेस है, लैंड सरफेस है, ये शेक करता है, और इस शेकिंग ऑफ द अर्थ को हम कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, अब ये सेस्मिक वेव्स क्या है, ये हम आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अभी आप याद कर लो, आगे देखते हैं। अब हाइपोसेंटर और एपिसेंटर। ओके, सपोज करो कि अर्थ के सरफेस में इस पॉइंट पे आपका अर्थक्वेक आया, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे हाइपोसेंटर या फोकस। अब यहां से, यह अर्थ की बॉडी के अंदर है, ठीक है, सरफेस के अंदर है। अब यहां से परपेंडिकुलरली जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सरफेस पर, सरफेस का जो यहां से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं एपी सेंटर। समझ आया आपको हाइपोसेंटर और एपीसेंटर के बीच का डिफरेंस? हाइपोसेंटर आपके अर्थ सरफेस के अंदर का है। ठीक है, अर्थ में जो अर्थ की बॉडी में जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं। और एपीसेंटर वो पॉइंट है जो अर्थ के सरफेस पे, जहाँ पे वो जो वेव सबसे पहले आती है उसे हम एपीसेंटर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अबाउट अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स जिसे हम सेस्मिक वेव्स भी कहते हैं। सेस्मिक वेव्स भी कहते हैं। ओके, अर्थक्वेक वेव्स जो है आपकी, ये बेसिकली आपके दो टाइप की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? देखो, बॉडी वेव्स आपकी वो वेव होती हैं जो आपका, सपोज करो ये अर्थ है, ये अर्थ के बॉडी में जो ट्रैवल करेंगी, इन वेव्स को हम बॉडी वेव्स कहते हैं। ठीक है, और ये वेव्स जब आपके सरफेस रॉक से इंटरैक्ट करेंगी, और तब जो वेव्स आपकी ट्रैवल करेंगी, उन वेव्स को हम कहेंगे सरफेस वेव। समझ आया? दोबारा समझाता हूं। बॉडी वेव्स जो है आपकी, ये आपकी अर्थ के सरफेस के अंदर ट्रैवल करती है। ठीक है, अर्थ के सरफेस के अंदर ट्रैवल करती है। और वहीं आपकी सरफेस वेव, जब ये बॉडी वेव्स आपके सरफेस रॉक से टकराएंगी, और सरफेस पे जो वेव क्रिएट होगा उसे हम सरफेस वेव कहेंगे। ठीक है, इजी है। अब बॉडी वेव्स दो टाइप की होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। अब इनको देखते हैं ध्यान से। तो जो पी वेव्स होता है इसे हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, इट इज सिमिलर टू साउंड वेव्स। ये पी वेव्स आपके साउंड वेव के सिमिलर होते हैं। दे ट्रैवल फास्टेस्ट, ये सबसे तेज चलती हैं, सबसे सबसे तेज गति की वेव होती है। दे ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका पी वेव है ये आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस से ट्रैवल करती है। दे ट्रैवल पैरेलली, ये आपकी पैरेलली ट्रैवल करती है। ठीक है, साउंड वेव की सिमिलर जो होती है, मतलब कैसे होती है, मींस ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ठीक है, अब पैरेलल, ये वेव्स आपकी पैरेलली ट्रैवल करती हैं, मतलब कैसे?
जैसे आपने याद होगा साउंड वेव्स ऐसे ट्रेवल करती हैं, ये कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन है, फिर कंप्रेशन है, फिर रेयरफैक्शन आएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं एस वेव और सेकेंडरी वेव्स पे। ये वेव्स आपकी पी वेव के कंपैरिजन में स्लोली ट्रैवल करेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज दूसरी चीज दे ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ये और इसका ये। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट अभी आप इसे याद कर लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? कि एस वेव आपका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करती है। ठीक है, दे ट्रैवल लॉन्गिट्यूडनली, दे लॉन्गिट्यूडनली नहीं, दे ट्रैवल परपेंडिकुलरली। ये यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो गई, आप इसे कर लेना। ये वेव आपकी परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया बॉडी वेव्स दो टाइप की होती हैं। बॉडी वेव्स क्या होती है? जो वेव अर्थ के बॉडी में ट्रैवल करती हैं उसे हम बॉडी वेव्स कहते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव। ठीक है, पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव, ठीक है, और एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव। आपको समझ आ गया? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरे टाइप ऑफ वेव, जो कि है सरफेस वेव। सरफेस वेव क्या होती है? व्हेन बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद सरफेस रॉक। जब आपकी ये बॉडी वेव, रुको, जब आपकी ये बॉडी वेव सरफेस के रॉक से इंटरैक्ट करती है, तब जो वेव का जनरेशन होता है उस वेव को हम कहते हैं सरफेस वेव। ठीक है, दीज वेव आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ जो आपका डिवाइस होता है जिससे हम अर्थक्वेक वेव्स के बारे में जानते हैं, ये डिवाइस पे सबसे लास्ट में रिपोर्ट करती है आपकी सरफेस वेव। दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, एंड दे ट्रैवल परपेंडिकुलरली, और ये परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती है। ठीक है, आपको समझ आ गया अर्थक्वेक वेव्स के बारे में कि दो टाइप की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स आपकी फर्दर डिवाइडेड है पी वेव्स और एस वेव में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है? देखो, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको पढ़ाया था कि आपकी जो पी वेव्स है, प्राइमरी वेव्स, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के थ्रू ट्रैवल करती है, और एस वेव जो है आपकी, ये ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करती है। ठीक है, मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आगे मैं आपको समझाऊंगा क्यों है। अब देखो, आपका जो अर्थ है, अर्थ में तीन लेयर होती है बेसिकली, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अच्छा, मैं कोर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो होती है आपकी, ये लिक्विड इन नेचर होती है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको ऐसे पढ़ो कि आउटर कोर जो होता है ये लिक्विड नेचर में का होता है, और इनर कोर आपका सॉलिड। ठीक है, तो अब जब मैंने आपको बताया था कि पी वेव्स जो है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों के थ्रू ट्रैवल करती है, तो जब आपकी यहाँ से पी वेव आएंगी तो ये यहाँ पे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, याद रखना वर्ड, रिफ्रैक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, वहीं जब आपकी एस वेव रिलीज होगी तो ये एस वेव आपकी यहां से ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि आपको पता है ये आउटर आउटर कोर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपका लिक्विड है, यहाँ से आपकी एस वेव ट्रैवल करती नहीं है। तो इस वजह से होता ये है कि पी वेव आपका ट्रैवल करेगी पूरा। ठीक है, आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रैवल करती है, तो पी वेव आपका 105 डिग्री से 145 डिग्री तक, यहां से लेकर 105 डिग्री से 145 डिग्री तक
कोई भी यहाँ पे आपकी सेस्मोग्राफ रखेंगे तो यहाँ पे आपकी पी वेव रिपोर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आपकी ये पी वेव ट्रैवल हो रही है, तो जैसे ये सपो कोर में घुसा, ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि व्हेन, सपोज करो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, सपोज करो रेयरर से डेंसर में करती है, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर ये उल्टा होता, अगर ये डेंसर से रेयरर में करती, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो उसी वजह से ये अपने नॉर्मल पाथ से डिफ्लेक्ट हुई, जिस वजह से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के एरिया में आपका शैडो जोन क्रिएट होगा। यहाँ पे कोई भी आपकी वेव एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं होगी। वहीं अगर हम एस वेव का देखें, तो एस वेव आपका बियॉन्ड 103 डिग्री, बियॉन्ड 103 डिग्री आपकी रिपोर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका आउटर कोर जो है वो लिक्विड नेचर का है, वहां से ये वेव जाएंगे नहीं, तो ये यहाँ से साइड से ऐसे चली जाएंगे। ठीक है, आपको पी वेव और एस वेव के बारे में समझ आ गया। अब देखो, इससे हमें ये पता चला कि आपका जो अर्थ का इंटीरियर है वहां पे सॉलिड पोर्शन भी है, सॉलिड है, लिक्विड पोर्शन भी है ना। तभी हमारा पी वेव और एस वेव ने अलग अलग वो शैडो जोन क्रिएट किया है। तभी जब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कंटेंट, स्टार्टिंग में जब मैं सोर्सेज बता रहा था, तब मैंने आपको कहा था कि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए अर्थक्वेक एक्टिविटी जो है, अर्थक्वेक वेव्स जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है? अब आपको पता चल गया होगा। क्योंकि आपके दो टाइप की अर्थक्वेक वेव्स होती है, पी वेव, एस वेव। अब पी वेव तो आपका ट्रैवल कर लेती है सॉलिड लिक्विड गैस से, लेकिन एस वेव आपका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती है। तो आपको ये पता चल गया कि अर्थ के अंदर में लिक्विड पोर्शन भी है ना। चलो आगे चलते हैं। अब स्केल फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक वेव्स। अब अर्थक्वेक वेव को हम किन किन स्केल पे मेजर कर सकते हैं? सबसे पहला स्केल होता है हमारा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या करता है? इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज, कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। ये 0 से 10 के बीच में इसकी स्केलिंग होती है। सेकेंड वेव होता है आपका, सेकेंड स्केल होता है आपका मर्केली स्केल। इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या थी। इसके रेंज 0 से 12 के बीच में होता है। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। इसमें सिर्फ इन दोनों का नाम और ये क्या क्या मेजर करते हैं वो याद रखने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब ये है इंपॉर्टेंट स्लाइड, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, मैं ठीक है, आपका जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, अर्थ के इंटीरियर का जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ठीक है, अब क्रस्ट क्या है, क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखो, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल। अब ये सियाल क्या है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से आपका ये सियाल फॉर्म होता है। दूसरा, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ आपको दिख रहा है, जो अर्थ का सरफेस आपको दिख रहा है, वो बेसिकली क्रस्ट दिख रहा है। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है और इट इज सॉलिड इन नेचर। ठीक है, इसका जो नेचर है ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब कि ये टूट जाएगा। ये आपका अर्थक्वेक वेव जो होता है, ये आपका टूट जाएगा। अर्थक्वेक अर्थक्वेक बोल रहा हूँ मैं। ये आपका अर्थ का जो सरफेस है, क्रस्ट है, ये आपका, इसमें फोल्डिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ये काफी स्टिफ होता है। अगर आप इसे जरा सा भी करें, वो चेंज करेंगे, तो ये टूट जाता है। ठीक है, तभी
जब आपका अर्थक्वेक आता है, आपका ये सरफेस हिलता है, तो आपने देखा होगा कई बार कि अ, जमीनें फट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, है ना? वो इस वजह से। ठीक है, चलो बैक टू टॉपिक। अब ओशियनिक क्रस्ट जो है, ये आपका 5 किलोमीटर का गहरा होता है। ठीक है, सपोज करो ये क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट आउटर मोस्ट पार्ट, यहाँ पे लैंड भी होगा, ओशन भी होगा। ठीक है, अब लैंड का जो क्रस्ट है, इसकी विड्थ होती है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास, और ओशनिक क्रस्ट की जो विड्थ होती है ये 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट पतला होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओशनिक क्रस्ट, ये स्टार पॉइंट ऐसे स्टार करके लिखना आप लोग अपने नोट्स में। ओशनिक क्रस्ट हैव हाई डेंसिटी। ओशनिक क्रस्ट, ओशन का जो क्रस्ट होता है इसकी डेंसिटी काफी हाई होती है। ठीक है, चलो हमने ये पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अबाउट मैंटल। मैंटल, जो क्रस्ट के बाद का जो पोर्शन होता है उसे हम मैंटल कहते हैं। क्रस्ट और मैंटल को जो डिवाइड करता है, जो लेयर डिवाइड करता है, उसे हम मोहोस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। जो पोर्शन आपका क्रस्ट और मैंटल को आपस में डिवाइड करता है उसे हम मोहोस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। जो आपके मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, इसे हम एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर जो होता है, ये आपका मेन सोर्स ऑफ मैग्मा होता है। ये क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, अभी आप इसे याद कर लो कि जो मैंटल का ऊपर का पोर्शन होता है उसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इट हैज हायर डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी होती है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, क्रस्ट की डेंसिटी क्या होती है? अराउंड 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की, और ये मेंटल 3.4 ग्राम। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक कोर पे। कोर जो है, इट इज मेड अप ऑफ नाइफ। नाइफ मतलब निकल एंड फेरस। कोर जो है आपका निकल और फेरस से मिलके बना होता है। अपर कोर जो होता है, जिसे हम आउटर कोर कहते हैं, इट इज इन लिक्विड। ये लिक्विड नेचर का होता है, और लोअर कोर आपका सॉलिड होता है। अपर कोर आपका लिक्विड होता है, और लोअर कोर आपका सॉलिड होता है। ठीक है, अच्छा, अपर कोर की डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और लोअर कोर की 13 ग्राम। देखो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिख दिया है ताकि आप एक चीज देख सको कि जैसे ही हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं, डेंसिटी हमारी बढ़ती जाती है। क्रस्ट पे आपकी डेंसिटी कितनी थी? 3 ग्राम। मैंटल में कितनी हो गई? 3.4 ग्राम। अब आउटर कोर या अपर कोर में कितनी है? 5 ग्राम। और लोअर कोर में कितनी है? 13 ग्राम। देख रहे हो कि विद इंक्रीज इन डेप्थ डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज। ओके, अब इसके बाद कुछ स्टार मार्क पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये स्टार मार्क पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक एक करके देखते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ। अच्छा, हम ना नोट्स बनाते रहना आप लोग। उससे होगा ये कि कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें नहीं लिखी है, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सको। ठीक है, ओके। पहला स्टार पॉइंट क्या है? अबाउट लिथोस्फीयर। आप अपने किसी भी दोस्त से पूछोगे या किसी से भी पूछोगे कि लिथोस्फीयर क्या क्या होता है, तो वो कहेगा कि जो लैंड पोर्शन होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब लिथोस्फीयर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है उसको वो नहीं पता होगा, और अगर वो गेस करेगा तो कहेगा भाई क्रस्ट जो होता है वो लिथोस्फीयर होता है। लेकिन आपने ये लेक्चर वीडियोस देखी है, तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर क्या है? कि लिथोस्फीयर जो है ये क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। क्या? क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल के पार्ट से मिलकर
बना होता है। अपर मोस्ट मेंटल पार्ट ऑफ मेंटल क्या है आपका? एस्थेनोस्फेयर, बताया था ना, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। तो इन दो पार्ट से मिलकर आपका अर्थ का क्रस्ट, अर्थ का लिथोस्फेयर बना होता है। ठीक है, लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला स्टार पॉइंट क्या है? मैग्मा। अच्छा, मैग्मा और लावा के बीच में 90% लोगों को डिफरेंस नहीं पता। अब डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। देखो, मैग्मा जो है, जब आपका स्लर, देखो ये मैग्मा और लावा ये जो होता है ये स्लरी लिक्विड होते हैं। ठीक है, एक गाढ़ा लिक्विड का एक सॉल्यूशन जैसा होता है। ठीक है, वैसा समझो आप। जब ये अर्थ के सरफेस के अंदर होता है, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर के रीजन में होता है, तब हम इसे मैग्मा कहते हैं। और जब ये अर्थ सरफेस पे आ जाता है, बाहर के रीजन में होता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। आई होप समझ आया होगा। मैग्मा कब होता है? जब ये अर्थ के सरफेस के अंदर होता है। और लावा जब ये अर्थ सरफेस के बाहर आ जाए, तब हम इसे लावा कहेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अबाउट वॉल्केनोज कि वॉल्केनोज क्या होता है। तो वॉल्केनोज होता है इज अ, देखो इसका डेफिनेशन देखो, वॉल्केनो इज अ रप्चर इन द क्रस्ट ऑफ प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट सच एज अर्थ। अर्थ का क्रस्ट में क्रस्ट को में ब्रेकेज आ जाए और यहां से आपका हॉट लावा, वॉल्केनिक ऐश, गैसेस और अदर डेब्रिस रिलीज हो। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो होता है एक स्ट्रक्चर होता है अर्थ के क्रस्ट पे, जहां से हॉट लावा, वॉल्केनिक ऐश और गैसेस रिलीज होते हैं। उसे हम, और अदर वेरियस डेब्रिस रिलीज होते हैं, उसे हम कहते हैं वॉल्केनोस। ठीक है, चलो ये देख रहे हो, ये वॉल्केनो का एग्जांपल है। अर्थ के क्रस्ट पे रप्चर हुआ, एक मतलब ब्रेकेज हुआ, और उसके अंदर से आपका अलग अलग चीजें रिलीज हो रही। ठीक है, अब है अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। कि अच्छा सर, वॉल्केनो तो आपने बता दिया क्या होता है, अब वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं वो हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है शील्ड वॉल्केनोज। शील्ड वॉल्केनोज क्या होता है? इसके एग्जांपल है आपके हवाईयन आइलैंड्स, जो कि आपके पैसिफिक ओशन में लाई करते हैं। ठीक है, हवाईयन आइलैंड्स, दे आर द एग्जांपल ऑफ शील्ड वॉल्केनोज। ठीक है, ये मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट, ये बसाल्ट से बने होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही फ्लूइड टाइप के होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ शील्ड वॉल्केनोज क्या होता है। शील्ड वॉल्केनो आपका बहुत ही फ्लूइड वॉल्केनो होता है, जिस वजह से ये काफी आपका एरिया कवर करता है। और अगर आप इसे ऊपर से देखोगे तो ये बेसिकली एक शील्ड टाइप की का रीजन फॉर्म कर देता है। शील्ड वॉल्केनोज आपका काफी एरिया ऊपर में फैला होता है। जब हम इसे देखते हैं तो ये एक शील्ड टाइप का रीजन फॉर्म कर देता है। ठीक है, जो वॉरियर्स के पास शील्ड नहीं होती थी पहले, कुछ उस टाइप का ही। ठीक है, कुछ उस टाइप का ही ये रीजन फॉर्म करता है। दे हैव लो एक्सप्लोसिविटी, ये बहुत, इनकी एक्सप्लोसिविटी बहुत कम होती है। बट एक पॉइंट है जो कि आप नोट कर लो, बट इफ वाटर गेट्स इनटू देम देन दे बिकम एक्सप्लोसिव। जब इसके अंदर पानी चला जाए किसी भी तरीके से, तो ये शील्ड वॉल्केनो आपका बहुत एक्सप्लोसिव बन जाते हैं। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूँ, इसे आप नोट करते रहना। ठीक है, वरना ये पॉइंट्स आप भूल जाओगे एग्जाम तक। अगला है कंपोजिट वॉल्केनो। अच्छा, कंपोजिट वॉल्केनो क्या होता है?
कंपोजिट वॉल्केनो होता है कि इट इज इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा। इसमें काफी गाढ़ा, थोड़ा कंपैरेटिवली ठंडा लावा जो होता है ये निकलता है। देखो, जो इसका लावा काफी गाढ़ा होता है, तो उस वजह से इसका ना स्पीड बहुत स्लो होती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत धीरे 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 मूव करता है। अच्छा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप अपने क्या कहते हैं, आप शहद लो, ठीक है, एक बोतल से शहद निकालो, एक बोतल से पानी निकालो। पानी आपका बहुत ही आराम से निकल जाएगा और फैल जाएगा आपके सरफेस में, और शहद आपको बहुत ही धीरे 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 निकलेगा, है ना। तो वही अंतर है शील्ड वॉल्केनोज और कंपोजिट वॉल्केनोज में। शील्ड वॉल्केनो में काफी काफी फ्लूइड टाइप का लावा होता है। ठीक। अब चलो कंपोजिट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे ये लावा फ्लो होता है, जिस वजह से नीचे प्रेशर लगता है, और उससे एक एक एक्सप्लोजन से लावा इसके ऊपर से निकलता है। लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं जाता, और ये यहीं पे एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, दे हैव एक्सप्लोसिव इरप्शन एंड दे फॉर्म माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं, तो यहीं इसी के आसपास ऐसे फैल जाएगा और ऐसे ऊपर बनता रहेगा। जब हम इसे देखेंगे थोड़े टाइम के बाद, तो ये एक माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगला है आपका कैल्डेरा। कैल्डेरा जो होता है, इट इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव फॉर्म ऑफ वॉल्केनो। ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव फॉर्म ऑफ वॉल्केनो होता है। ठीक है, ड्यू टू देयर ओन एक्सप्लोजन दे कोलैप्स एंड फॉर्म डिप्रेशन कॉल्ड कैल्डेरा। देखो, कैल्डेरा क्या होता है, आप इस लेक्चर के बाद गूगल पे जाके देखना। तो जो आपका कैल्डेरा होता है, कैल्डेरा लीक्स, ठीक है, पहले एक सरफेस था। ठीक है, यहाँ पे होता ये है कि जो मैग्मा चेम्बर है सरफेस के बहुत ही पास होता है। शील्ड वॉल्केनोस कंपोजिट में काफी नीचे से आता है मैग्मा, लेकिन यहाँ पे बहुत पास होता है। दूसरा, यहाँ पे बहुत ही हाई एक्सप्लोजन होता है, और इतना भयंकर एक्सप्लोजन होता है कि ये जो सरफेस है ये खुद भी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिससे ये अपने बाकी के सरफेस से, जब आप इसको देखोगे, जब इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, तो बाकी के सरफेस से ये नीचे धंस जाती है। ठीक है, पहले ऐसे था, उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ, ये ऐसे हो। ठीक है, अब जो ये आपका जो सरफेस नीचे धंस गई है, ये जो डिप्रेशन फॉर्म होता है, इसे हम कैल्डेरा कहते हैं। इस टाइप के डिप्रेशन को हम कैल्डेरा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब फॉर्म हो जाते हैं। आपके हॉट पॉन्ड्स और लेक्स ये सब फॉर्म होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वॉल्केनो। इसमें वेरी फ्लूइड थिक बसाल्ट लावा फ्लोज। इसमें बहुत ही फ्लूइड, बहुत ही एकदम पानी जैसा लावा फ्लो होगा। ऐसा लगेगा भी नहीं कि यहाँ से आपका वॉल्केनो लावा फ्लो हो रहा है, एकदम पानी जैसा ही इसकी मूवमेंट होगी। ठीक है, जैसे अर्थ का जो पेनिनसुलर रीजन है, आपने सुना होगा यहाँ पे एक डेक्कन प्लेटू है हमारे पेनिनसुलर रीजन में, कुछ इस ट्रायंगुलर शेप में। अब ये जो डेक्कन प्लेटू है, ये आपका फ्लड बसाल्ट प्रोविंस लावा से बना हुआ है। ठीक है, जब हमारा इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, जब इंडिया गोंडवाना लैंड पार्ट से टूट के यूरेशियन प्लेट में जाके टकरा रहा था, तो बीच में एक टाइम आया था जब हम मेडागास्कर आइलैंड और रीयूनियन आइलैंड के पास थे। तो वहां से लावा फ्लो हुआ, और उस लावा ने आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्लड बसाल्ट प्रोविंस फॉर्म किया। ठीक है, अगला है मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, तो मैं आपको ओके, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है मिड ओशियनिक रिज, ये आपके ओशन के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, ओशन का जो सरफेस है वो अपने आप को बनाता रहता है, और टाइम टू टाइम डिके भी होता रहता है। रिज जो होता है, इट इज ये माउंटेन रेंजेस होते हैं,
छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस होते हैं, उसके उसको हम रिज कहते हैं। ठीक है, ये ओशन में यहाँ से वॉल्केनो वो मैग्मा इरप्ट होता है, मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, और ये फैलता रहता है चारों तरफ। ठीक है, मैग्मा यहाँ से आया है और ये फैलता रहेगा। इसका कुछ पार्ट ओशनिक प्लेट नीचे जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के वहां पे डिस्ट्रॉय होता है, और ये एक ऐसे सर्कुलर प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, चलो, दीज आर दी टाइप ऑफ वॉल्केनोज। अब आगे देखते हैं। अब है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। जो ये वॉल्केनोज थे, ये कुछ लैंडफॉर्म फॉर्म करेंगे। अच्छा, जब वॉल्केनोज अर्थ के सरफेस के ऊपर सरफेस पे लैंडफॉर्म फॉर्म करेंगे, तो उसे हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहेंगे। ठीक है, और जब ये बीनीथ द सरफेस सरफेस फॉर्म करेंगे, तो इसे हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहेंगे। ठीक है, अब जो सरफेस पे लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं, वो वॉल्केनिक रॉक से बनते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक रॉक्स से मिलकर बनते हैं। और बीनीथ द सरफेस जो आपके लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं, उसे प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। अच्छा, समझ आया या कंफ्यूजन है? मैं दोबारा समझाता हूँ। जो आपके वॉल्केनो से जो रॉक फॉर्म होगा, अगर वो सरफेस के बाहर, सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे फॉर्म होगा, उसे आप कहोगे वॉल्केनिक रॉक। अगर वही रॉक आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर फॉर्म होगा, सरफेस के अंदर फॉर्म होगा, तो उसे हम कहेंगे प्लूटोनिक रॉक। बस इतना है। अब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, जो वॉल्केनोज हैं, ऊपर तो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये अंदर भी काफी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैथोलिथ, नीचे से देखते हैं बैथोलिथ क्या होता है। बैथोलिथ होता है, रुको मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ओके, बैथोलिथ जो होता है, इट इज अ लार्ज डोम शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बड़ा सा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जहां पे ये देखो, ये जो डोम शेप का बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बैथोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा आता है, जब आपके स्थेनोस्फेयर से मैग्मा आता है और वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही नीचे ऐसे बड़ा सा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, उसे हम बैथोलिथ कहते हैं। ये जब अर्थ का जो सरफेस है, जब इसमें बहुत सालों तक, कई करोड़ों साल तक डीन्यूटेशनल प्रोसेस चलता है, मतलब ये अर्थ का सरफेस ऊपर से टूटता रहेगा, फिर जाके एक टाइम आएगा जब आपको ये पैथोलिथ, सिल्स, लैकोलिथ, ये जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है, ये दिखेंगे। ये ऐसे ही नहीं दिखते हैं। जब ये अर्थ का सरफेस ऊपर से टूटेगा, तब जाके ये नीचे वाला दिखेगा। ठीक है, तो बैथोलिथ क्या होता है? इट इज अ लार्ज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला लैकोलिथ। लैकोलिथ जो होता है, इट इज अ कॉन्वेक्स और स्मॉल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी बैथोलिथ जैसा होता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा होता है। देख लो, ये भी डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन कंपेयर टू बैथोलिथ ये काफी छोटा है। ठीक है, लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है? लैपोलिथ होता है कॉनकेव शेप्ड स्ट्रक्चर। देखा, यहाँ पे आपका कॉनकेव शेप्ड स्ट्रक्चर था। इस टाइप के स्ट्रक्चर को लैकोलिथ कहते हैं, लैपोलिथ, सॉरी। ये बेसिकली देखो क्या है, जो अर्थ के अंदर से मैग्मा है, ठीक है, वो अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म फॉर्म करेगा, अलग अलग लैंडफॉर्म बनाएगा। ठीक है, अब उन लैंडफॉर्म का, उनका शेप और उनका साइज देख के हमने कुछ नाम दे रखा है। ठीक है, अगर वो बड़ा सा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैथोलिथ। अगर वो छोटा सा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, क्या कहेंगे? लैकोलिथ। अगर एक कॉनकेव शेप्ड स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इसको क्या कहेंगे? लैपोलिथ। अगर ये सीधा, देख लो, सीधा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो क्या कहेंगे? सिल। अगर ये वर्टिकल स्ट्रक्चर, मैं इसको यहाँ से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि दिखे भी। ओके, हाँ,
देखो, ये यहाँ पे ये वर्टिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। इस वर्टिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? डाइक। अगर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म करेगा ऐसे तो सिल, वर्टिकल करेगा तो डाइक, पैकोलिथ, एंटीक्लाइन और या तो माउंटेन शेप। अगर ये आपका ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पैकोलिथ। ठीक है, यही है आपका बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप लोग समझ जाओगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर इन केस कोई एक क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये है हमारे स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जिन बच्चों ने यहाँ तक स्लाइड देखी है वो ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकेंगे। ये सारे क्वेश्चंस इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर से हैं, जो कि प्रीवियस ईयर सीडीएस और एफकैट एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं एक एक करके। द वाइब्रेशन डायरेक्शन पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन रिप्रेजेंट। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन है, ठीक है, वेव की जो डायरेक्शन है, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। ये प्लेन है, ठीक है, सॉरी, ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, इसके पैरेलल जो इसके पैरेलल जो वेव मूव ट्रैवल करती है वो कौन सी वेव होती है? तो बच्चों वो होती है पी वेव। हमने पढ़ा था ना कि पी वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है? दे ट्रैवल पैरेलली, दे ट्रैवल पैरेलली, दे आर द फास्टेस्ट वेव, है ना? ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वहीं जो एस वेव होती है, एस वेव और सरफेस वेव, ये वेव जो है आपका, दे ट्रैवल परपेंडिकुलरली, ये परपेंडिकुलरली ट्रैवल होता है, ये हमने पढ़ा था ना। तो बस इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पी वेव्स। सेकंड क्या है? द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय। हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में किस किस तरीके से जान सकते हैं? तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो जैसे हमने पढ़ा था कि हम दोनों मेथड का, बोथ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दोनों मेथड का यूज करते हैं। देखो, ऑल्दो डायरेक्ट मेथड आपको ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट मेथड के बारे में तो पढ़ते हैं ना कि अर्थ वॉल्केनोज हैं या हमने डीपेस्ट ड्रिल किया है। इन सब चीजों से हमें पता चला है ना कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो वही, तो हम बोथ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों मेथड का यूज करते हैं अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए। ठीक है, अब है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ वॉल्केनो। इनमें से कौन सा वॉल्केनो का टाइप नहीं है? पहला है शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट, रिज एंड कैल्डेरा। देखो, हमने पढ़ा है कि शील्ड वॉल्केनो भी होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। कंपोजिट भी होता है, ये भी नहीं होगा। कैल्डेरा भी होता है, ये भी नहीं होगा। इट इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो। तो बचा क्या? रिज वॉल्केनो। तो रिज वॉल्केनो आपका कोई भी वॉल्केनो नहीं होता। ठीक है, मिड ओशनिक रिज होता है, वॉल्केनो होता है मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, अगला क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स लिथोस्फीयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका लिथोस्फीयर को डिस्क्राइब करता है? अच्छा, हमने पढ़ा था कि लिथोस्फीयर जो होता है वो आपका किन से मिलके बना होता है? क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मैंटल। लिथोस्फीयर आपका इन दो चीजों से मिलके बना होता है। तो चेक करते हैं। अपर एंड मिडिल मैंटल, नहीं, गलत। क्रस्ट एंड अपर मैंटल, राइट। हमने पढ़ा था ना कि लिथोस स्टार पॉइंट था ये, मैंने आपको बताया भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिथोस्फीयर आपका किन चीजों से मिलके बना होता है? तो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मैंटल से मिलके। ठीक है, अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन।
अर्थ का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कौन से स्केल से मेजर करते हैं? तो वो हम रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं। मर्कैली स्केल से क्या मेजर करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखा है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ओके। मैग्मा रेफर्स टू, मैग्मा क्या होता है? तो रॉक्स नहीं, मटेरियल इन अपर मैंटल, राइट। मैग्मा जो है हमने पढ़ा था, इट इज अ स्लरी लिक्विड प्रेजेंट इन अपर मोस्ट अपर पार्ट ऑफ मेटल। मेंटल के ऊपरी हिस्से में जो स्लरी लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके स्लाइड्स अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा चीजों को समझिए, फिर आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट इन हिमालयन रीजन? इसका आंसर है 70 किलोमीटर। जो हिमालयन रीजन में जो आपके अर्थ क्रस्ट की थिकनेस है वो 70 किलोमीटर होते हैं, इसे आप याद कर लीजिए। अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड ऑन, अर्थक्वेक का जो वेव होता है ये हम किस उस पे रिकॉर्ड करते हैं? तो हम रिकॉर्ड करते हैं सेस्मोग्राफ पे। इस इंस्ट्रूमेंट पे अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर पोर्शन ऑफ मैंटल इज नोन एज, मैंटल जो होता है उसका ऊपरी पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर, जो कि आपका मेन सोर्स ऑफ मैग्मा होते हैं। ठीक है, तो हमने ये इस वाले वीडियो में इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिस्कस किए हैं। इसके क्वेश्चंस आपको स्टडी फंडा ऐप पे मिल जाएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मैंने स्टडी फंडा ऐप पे डाल दिया है, आप वहां पे जाके देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।